हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्त आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम आधुनिक इतिहास का थर्ड पार्ट एंड लास्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वाला देख रहे हैं। इसके बाद हम विश्व इतिहास करेंगे। विश्व इतिहास के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन जो है हम कश्मीर समस्या से स्टार्ट कर रहे हैं। कश्मीर समस्या एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें आपको पुलवामा हमले का भी जिक्र कर देना है, क्योंकि जब भी मैंने ये आंसर लिखा हुआ था लास्ट ईयर तब पुलवामा हमला नहीं हुआ था, तो उस समय ये मैंने लिखा था। लेकिन अब हम जब इसमें लिखेंगे तो पुलवामा हमले का जिक्र कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है पहला, कश्मीर समस्या पर निबंध लिखिए। इसके पहले के पार्ट जरूर देख लीजिएगा। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में आपको मॉडर्न हिस्ट्री मेंस या आपको हिस्ट्री मेंस दिख जाएगा, मेंस हिस्ट्री। तो आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको इसके पहले के जो दो पार्ट है वो मिल जाएंगे। वो ज़रूर उन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लीजिएगा। ये सभी जो प्रश्न है ये मेरे आधुनिक इतिहास का जो नोट्स है जिसमें आपको पूरे पैकेज के साथ मिलता है आधुनिक इतिहास, उसमें से लिया गया है। आपको ये सेपरेटली भी मिल सकता है अगर आप अलग से लेना चाहते हैं, और अगर आप पूरा पैकेज लेना चाहते हैं तो हमारा पूरा पैकेज भी ले सकते हैं। इसी तरह से आंसर पूरा फ्रेम किया हुआ है। कश्मीर भारतीय उपमहाद्वीप का एक हिस्सा है। भारत जो है उसका एक कश्मीर एक खंड है, एक हिस्सा है जिसके अलग अलग भागों पर भारत तथा पाकिस्तान का आधिपत्य है। कश्मीर का एक एक भाग जिसको हम POK बोलते हैं, ये कश्मीर का एक भाग ऐसा है जिस पर पाक ने अधिकार करके रखा है और वो इससे आगे भी बढ़ना चाहता है, जिसके कारण जो तनाव होता है, जिसके कारण लड़ाइयाँ हो रही हैं। कश्मीर एक मेन मुद्दा है जिससे ये आतंकवादी जो गतिविधियां जो पनप रही हैं, और 1947 से ही लगातार हम भारत पाक जो युद्ध को झेल रहे हैं। भारत पाक युद्ध जो है वो 3 बार हो चुका है और तीनों ही बार हम भारत जो पाकिस्तान है वो असफल रहा है और भारत सफल रहा है, फिर भी पाकिस्तान को समझ में नहीं आता है। तो चलिए हम इस बात को लिखेंगे कैसे वो देखते हैं। कश्मीर भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा है जिसके अलग अलग भागों पर भारत और पाकिस्तान का आधिपत्य है। भारतीय कश्मीर जम्मू और कश्मीर प्रांत का एक खंड है। जो भारत का कश्मीर है, जो भारतीय कश्मीर मतलब कश्मीर का वो हिस्सा जो भारत में आता है, वो जम्मू और कश्मीर प्रांत का एक खंड है। पाक इस पर भारत का अधिकार नहीं मानता है और इसे अधिकृत करना चाहता है। पाकिस्तान क्या समझता है कि जो हमारे हिस्से का कश्मीर है, पाकिस्तान उस पर भी अपना अधिकार नहीं मानता है, वो उस पर भी भारत का अधिकार नहीं मानता है। वो कहता है कि पूरा कश्मीर हमारा है और उसको हथियाना चाहता है। कश्मीर एक मुस्लिम बहुल देश है, मतलब कश्मीर में जो है मुसलमान ज़्यादा रहते हैं। कश्मीर समस्या स्वतंत्रता के समय से ही बनी हुई है। कश्मीर की जो समस्या है, जैसे ही हमको स्वतंत्रता मिली थी तब से ही हम कश्मीर समस्या का सामना कर रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद जब भी बोल दिया गया था, जो योजना आई थी और जो स्वतंत्रता का अधिनियम बना था, उस योजना में बोला गया था कि जो भी रियासतें हैं वो अपने अनुसार अपनी स्वतंत्रता से या तो वो भारत में जा सकती हैं या वो पाकिस्तान में जा सकती हैं। अब जब ही स्वतंत्रता के बाद कश्मीर के राजा हरि सिंह द्वारा भारत पे विलय पत्र पर हस्ताक्षर करा। वो चाहते थे कि भारत में विलय हो जाए। इस पे पाकिस्तान वालों ने और जो मुसलमान हैं जो वहाँ के कट्टर तो उन्होंने आंदोलन आरंभ कर दिया। उन्होंने उग्र नीतियाँ अपनाना आरंभ कर दिया, जो पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये कश्मीर भारत में कैसे जा रहा है। तो कश्मीर विवाद कश्मीर पर अधिकार को लेकर जो कश्मीर विवाद है वो कश्मीर पर अधिकार को लेकर भारत और पाक के बीच 1947 से जारी है। 1947 से ही जारी है कश्मीर विवाद। इसको लेकर पाक ने भारत पर 3 बार हमला किया। पाकिस्तान ने इसको लेकर भारत पर कितनी बार हमला किया? 3 बार हमला किया और 3 बार ही उसे बुरी तरह से पराजय मिली। लेकिन फिर भी पाक आज भी कश्मीर समस्या उत्पन्न कर रहा है। पाकिस्तान क्या कर रहा है इसके लिए? पाकिस्तान अपनी भूमि पर आतंकवादी शिविर चला रहा है। कश्मीर युवकों को भारत के खिलाफ भड़का रहा है। क्या कर रहा है वो? कश्मीरी भूमि है या पाकिस्तानी भूमि है, पाकिस्तान अपनी भूमि पर आतंकवादी शिविर चला रहा है, कश्मीरी युवकों को भारत के खिलाफ भड़का रहा है। ज़्यादातर आतंकवादी जो बनते हैं वो स्वयं पाकिस्तान नागरिक ही है। ये और कुछ कश्मीरी मिलकर इस्लाम के नाम पर भारत के खिलाफ जिहाद छेड़ रहे हैं। इसका कारण यहाँ काम कर रहे हैं। इन्होंने अलग अलग आतंकवादी संगठन बना रखे हैं, जैसे कि अलगाववादी संगठन है, आतंकी गुट है, कट्टरवादी मजहबी ये जमातें, कट्टरवादी जो मजहबी जमातें होती हैं, तो ये अनेक राजनीतिक जो हुर्रियत के नाम पर जाने जाते हैं, वो ये यहाँ पे आतंक फैला रहे हैं।
कश्मीर भारत का प्रादेशिक क्षेत्र होते हुए भी कई समस्याओं से ग्रसित है, क्योंकि यहाँ पे सभी सुविधाएं नहीं हो पाती, क्योंकि ये आतंकित एरिया कहलाता है। आतंकवाद की समस्या सीमा पार देशों के कारण उत्पन्न हुई, जैसे कि उरी हमले हुए, पठानकोट हमले हुआ, और यहीं पे हम ऐड कर देंगे हाल ही में हुआ पुलवामा हमला। तो लेकिन इस समस्या के कारण आज कश्मीर जो है वो शिक्षा में, रोजगार में, व्यापार में आदि के क्षेत्र में भी पिछड़ गया। इन सभी आतंकवाद जो समस्या हो रही है सीमा पार देशों की, जो जम्मू कश्मीर में उरी हमला देखते हैं हम, पठानकोट पुलवामा हमला, इन सब समस्या हमलों के कारण क्या होता है, कश्मीर की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। आर्थिक क्षेत्र से भी वो पिछड़ गया है, शिक्षा क्षेत्र से भी, रोजगार क्षेत्र से भी वो पिछड़ गया है। इसकी समस्या के मुख्य कारण क्या है, जैसे कि अशिक्षा है, वहाँ के लोग अशिक्षित हो जाते हैं, बेरोजगारी है, सिंधु समझौता विवाद, चीन से बढ़ती पाक की नज़दीकियाँ भी एक मुख्य समस्या कारण है, क्योंकि चीन और पाक दोनों ही से हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं। तस्करी, आतंकवाद, अपहरण, हिंसा, बेरोजगारी, तस्करी, आतंकवाद, हिंसा, सिंधु समझौता विवाद, चीन से बड़ी पड़ती पाक की नदी के सभी कारण हैं जो कश्मीर में जो उसको कश्मीर को विकसित नहीं होने दे रहे हैं। कश्मीर समस्या का हल क्या है, क्या होगा, यह कोई नहीं जानता है। भारत दशकों से वहां आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई कर रहा है। कई सैनिक शहीद हो चुके हैं। तमाम प्रदर्शनों में कश्मीरी लोगों ने भी जान गंवाई है, लेकिन वास्तविक मायने में शांति अब तक हमको नहीं मिली है। वास्तविक वास्तविक अगर हम देखा जाए तो मायने में हमको शांति नहीं मिली है। पाक आए दिन कश्मीर का राग देश व अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अलापता रहता है। वो यही कश्मीर का ही मुद्दा पूरे समय उठाता रहता है। तो कश्मीर भारत का मुकुटमणि है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान देकर 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान के कलंक को मिटाया है। कश्मीर भारत का मुकुटमणि है, क्योंकि कश्मीर हमारे भारत के बिल्कुल मुकुट पर है, शीर्ष पर है। कश्मीर समस्या को हल करने के लिए केवल वार्ता का नाटक नहीं, निर्णायक कार्यवाही करने का समय है। क्या लिखेंगे हम, कश्मीर समस्या को हल करने के लिए केवल वार्ता नहीं करनी चाहिए, वार्ता का नाटक नहीं करना चाहिए, कोई निर्णायक कार्यवाही ही इसका हल है। तो इस प्रकार से हम सिंधु समझौते को लिख सकते हैं, कश्मीर समस्या पर निबंध लिख सकते हैं। कश्मीर क्या है, कश्मीर में क्या समस्याएं हैं और क्या समस्याओं के मेन कारण है। तस्करी हो रहा है, आतंकवाद हो रहा है, अपहरण हो रहा है, हिंसा हो रही है, इनके कारण क्या है, शिक्षा है, बेरोजगारी है। तो इस प्रकार से हम कश्मीर समस्या को बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 का विद्रोह जो था वो ना तो प्रथम विद्रोह था और ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम। मतलब कोई इसको राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम बोलता है, कोई इसको प्रथम बोलता है, कोई इसको बोलता है कि ये केवल एक सैनिक विद्रोह था। तो इसका आलोचनात्मक विश्लेषण करना है हमको। तो 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था वो मंगल पांडे की शहादत के साथ आरंभ हुआ था। किसके साथ आरंभ हुआ था, मंगल पांडे की शहादत के साथ आरंभ हुआ था। इसे लेकर इतिहासकारों में एक समान मत नहीं है। मतलब मंगल पांडे आपने ये 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण तो आपको पता ही होगा कि मंगल पांडे ने जो कारतूस थे चर्बी वाले, उनमें सुअर की चर्बी भरी हुई थी, जिसको मंगल पांडे को उनको जो कारतूस रहते थे उनको मुंह से खोलना पड़ता था। तो मंगल पांडे ने उसका मना कर दिया था कि नहीं मैं नहीं खोलूँगा, तो जिसके चलते ये 1857 की क्रांति भड़की थी। तो ये कोई एक सोची समझी नहीं थी कि ये कोई प्लान करके नहीं हुआ था, प्री प्लान करके कि इस दिन हमको 1857 का युद्ध लड़ना। ये एक एकदम से तात्कालिक सडनली ये हो गया था। तो ये यही एक कारण मेन था जो एक संगठित रूप नहीं ले पाया था, एक अखिल भारतीय स्तर पर नहीं पहुंच पाया था, लोग इसमें संगठित नहीं हो पाए थे। ये केवल एक चिंगारी मतलब एकदम से जल गई थी, जिसकी मतलब आग फैल गई थी थोड़े क्षेत्रों तक, और जो वहाँ पे बहुत दिनों से भरे हुए बैठे थे लोग डलहौजी की नीति से और अलग अलग अंग्रेजों की नीति से, तो उनका एक गुस्सा सा फूट गया था। तो उस प्रकार से ये आंदोलन ने रूप लिया था। फिर भी इसका एक अलग रूप है, क्योंकि इसने ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म कर दी थी, डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार का जो था शासन हो गया था। तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में हम।
1857 का स्वतंत्रता संग्राम जो मंगल पांडे की शहादत के बाद आरंभ हुआ था, इसे लेकर इतिहासकारों में एक समान मत नहीं है। कुछ विद्वान इसे 4 महीने के उभार के रूप में कृषक विद्रोह मानते हैं, तो कुछ सैन्य विद्रोह। 4 महीने के उभार के रूप में क्यों? क्योंकि 1857 के पहले भी कई किसान विद्रोह हो चुके हैं, कई आंदोलन हो चुके थे, तो उन्हीं का ही एक उभरता रूप इसको कुछ लोग मानते हैं। बी.डी. सावरकर की एक पुस्तक है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। बी.डी. सावरकर की क्या पुस्तक है? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये पुस्तक भी याद रखिएगा क्योंकि ये पुस्तक भी पूछी जा सकती है। तो बी.डी. सावरकर की पुस्तक द इंडिपेंडेंस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना गया है। किसने माना है? वी.डी. सावरकर ने इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना है। इनकी बुक कौन सी है? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। 20वीं सदी के शुरुआती राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने इसे वीर स्वतंत्रता सेनानियों का संघर्ष बताया। जो 20वीं सदी के शुरुआती राष्ट्रवादी इतिहासकार थे, उन्होंने इसे क्या बताया? उन्होंने इसे वीर स्वतंत्रता सेनानियों का संघर्ष बताया, जो कि स्वतंत्रता की प्रथम लड़ाई में बदल गया था। 1857 का जो विद्रोह था वो ब्रिटेन विस्तारवादी शोषक और कराधान नीतियों, अंग्रेजों द्वारा सामाजिक आर्थिक प्रथाओं के हस्तक्षेप का सम्मिलित परिणाम था। मतलब 1857 का जो विद्रोह था वो अंग्रेजों के खिलाफ उनकी जो शोषण नीतियाँ थी, उनकी जो कराधान नीतियाँ थी, जो ज़रूरत से ज़्यादा कर लगा रहे थे, आर्थिक नीतियाँ हैं, उसका परिणाम थी। अब हम देखते हैं विद्रोह का मूल्यांकन क्या हुआ। तो यह अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम प्रतिक्रिया नहीं थी। प्रथम प्रतिक्रिया क्यों नहीं थी? क्योंकि भारत के पश्चिमी, दक्षिणी और पूर्वी भागों में पहले भी विद्रोह हुए थे, जिनका दमन अंग्रेजों द्वारा कर दिया गया था। तो यह अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम प्रतिक्रिया नहीं थी, क्योंकि भारत के पश्चिमी, दक्षिणी, पूर्वी भागों में पहले भी विद्रोह हुए थे और उनका दमन कर दिया था। यह कुल क्षेत्र के लगभग 1/4 एवं कुल आबादी के 10वें हिस्से को ही प्रभावित कर सकता था। क्या बोल रहे हैं कि कुल क्षेत्र जो था उसका 1/4, मतलब ये 1857 की क्रांति जो पूरे पूरे भारत में नहीं फैली थी, जो क्षेत्र था उसका 1/4 आबादी का 1/10 मतलब 10वां भाग तक ही प्रभावित कर सका था। प्रमुख रूप से उत्तर भारत ही इससे प्रभावित रहा, क्योंकि मेनली उत्तर से थोड़ा सा मध्य में यहीं तक ही रहा था। पूरे दक्षिण पश्चिम में ये नहीं फैल पाया था। स्वरूप अखिल भारतीय नहीं था। विद्रोह के जो नेता थे वो क्षेत्रीय भावना और व्यक्तिगत हितों से प्रेरित थे। मतलब खुद का हित, जो 1857 की क्रांति की जो जिन्होंने लड़ाई की थी, वो राष्ट्रीय हित नहीं देखते थे, पूरा राष्ट्र का हित नहीं देखते थे। वो ये नहीं चाहते थे कि अंग्रेज जाएं, बस वो उनको ये था कि अंग्रेज हमारा शोषण ना करें। मतलब वो व्यक्तिगत हित जो था, व्यक्तिगत हितों से प्रेरित थे, अपने क्षेत्र की भावना से प्रेरित थे, पूरा राष्ट्रीय भावना उनमें नहीं थी। एक केंद्रीय नेतृत्व और समन्वय का अभाव था, क्योंकि ये तुरंत घटी हुई घटना से एकदम फूला फाला था। एकदम नियोजित कोई प्लान नहीं था कि इस दिन हमको लड़ाई करना है, इस दिन हमको विद्रोह करना है। तो ये कोई संगठित प्लान नहीं था, तो जिसके कारण केंद्रीय संगठन और नेतृत्व का अभाव था। अतः हम इसको स्वतंत्रता संग्राम नहीं कह सकते। इसलिए आर.वी. मजूमदार ने यह निष्कर्ष निकाला कि 1857 का विद्रोह ना तो प्रथम था और ना ही यह राष्ट्रीय था। किसने बोला है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। इस बात को आर.बी. मजूमदार ने बोला है। यह ब्रिटिश प्राधिकारियों के शोषण के विरुद्ध आम जनता की प्रतिक्रिया थी। क्या थी? ये ब्रिटिश प्राधिकारियों के विरुद्ध आम जनता की प्रतिक्रिया थी। लेकिन इसने लोगों में ये जो आगे का जो स्वतंत्रता हुई थी उसके लिए एक बीज जरूर बो दिए थे। ये लास्ट में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इम्पोर्टेंट। स्वराज पार्टी पर टिप्पणी लिखिए। स्वराज पार्टी आपको पता होगा, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर ये स्वराज पार्टी बनाई थी। तो वो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको प्रीलिम्स एग्जाम दे रहे हैं तो वो जाहिर सी बात है, अगर आप लोग मेंस दे रहे हैं तो प्री भी देंगे ही, और प्री देंगे तो मेंस भी देंगे ही। तो प्रीलिम्स के लिए मैंने 100 टेस्ट की एक टेस्ट सीरीज़ बनाई है। इसके इंडेक्स आप मुझसे व्हाट्सअप करके ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कौन कौन से टेस्ट हैं। इसमें यूनिट वाइज भी हैं, FLT भी हैं। 100 टेस्ट है, मतलब 10,000 इसमें क्वेश्चन मैंने कवर किए गए हैं। आप लोगों को मेंस के बाद बहुत कम समय मिलेगा, और अभी भी आपके पास उतना समय नहीं है। अगर आप ओनली प्री दे रहे हैं तो भी आपको वही टेस्ट सीरीज बार बार लगाइए। इसके अलावा आपको उसके साथ आपको ग्रुप मिलेगा, उस ग्रुप में भी मैं
27 मार्च के बाद डेली बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट देने वाली हूँ, तो वो भी आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप अगर कहीं से टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए, नॉर्मल आप देखते हैं कोचिंग संस्थानों में 30-40 टेस्ट होता है और उसकी प्राइस जो रहती है वही 1,500-2,000 होती है। मैं आपको इसी रेट में 100 टेस्ट उपलब्ध करा रही हूँ, और आप चाहें तो उसकी हार्ड कॉपी भी एक साथ अपने पास मंगा सकते हैं। हार्ड कॉपी से भी आप वाइंडिंग किया हुआ आपके पास 3 फाइल आएगा, आप उससे भी अपने घर पर बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हो। उसमें करंट अफेयर्स का, आयोग के अलग है, साइंस के अलग है, पर्यावरण के अलग है, सूचना के अलग है, अलग अलग टॉपिक हैं जो आपके लिए रामबाण सिद्ध होंगे। तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और अगर आप हमारे मेंस के नोट्स लेना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर्स के पेपर लेना चाहते हैं, हैंड रिटन 3 मार्क का लेना चाहते हैं, या आप हमारा पूरा पैकेज होल लेना चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं। स्वराज पार्टी क्या, देखिए स्वराज पार्टी पे लिखने से पहले हम उसकी थोड़ी सी पहले की घटना पे चर्चा करेंगे। आपको पता है 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी की घटना हुई थी। चौरा चौरी कांड से व्यथित होकर गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया, क्योंकि जो 1920 से आगे तक हम देखते आ रहे हैं, सविनय अवज्ञा आया, असहयोग आंदोलन आया, भारत छोड़ो आंदोलन आया। गांधी जी के ही आंदोलन ने जो क्रमबद्ध तरीके से जो जनता को जागरूक किया और जो देश की आज़ादी में एक मतलब एक बीज टाइप का बो दिया। तो चौरा चौरी कांड से व्यथित होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इस कारण से लगभग इस समय जो वापस लिया, तो उस समय जो नेता थे जो उग्रवादी, उन्होंने आंदोलन किया, जिसके कारण अंग्रेजों ने उनको जेल में डाल दिया। तो इस समय लगभग सभी बड़े कांग्रेसी नेता कहाँ चले गए, जेल में चले गए। असहयोग आंदोलन के स्थगन से स्वराज्य प्राप्ति की मंजिल दूर हो गई थी, क्योंकि असहयोग आंदोलन का मेन लक्ष्य ही था स्वराज्य प्राप्त करना। तो वो उसके असहयोग आंदोलन जब स्थगन हुआ तो स्वराज्य प्राप्ति की मंजिल दूर हो गई। जनता के मार्गदर्शन के लिए नए कार्यक्रम की आवश्यकता थी, क्योंकि एकदम सब कुछ ठंडा पड़ गया था। जितने भी क्रांतिकारी थे सबको जेल में डाल दिया था। तो फिर क्या हुआ, 1922 में गया में अधिवेशन हुआ। गया में अधिवेशन हुआ तो चित्तरंजन दास का कुछ मतभेद हो गया, जिससे उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। दिसंबर 1922 में इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। 1923 में चित्तरंजन दास इसमें शामिल हुए। उन दोनों ने मिलकर इसको आगे बढ़ाया। इसने विधानसभा के में सम्मिलित होकर सरकार के समक्ष पेश जो समस्या थी, वो सरकार के समक्ष जो परेशानियां थी वो उत्पन्न की। इसने जो स्वराज पार्टी की विधानसभा में शामिल हुई और उसने सरकार के समक्ष परेशानियां उत्पन्न की। अतः स्वराज पार्टी पराधीन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय बना वह राजनीतिक दल था, जिसने भारतीयों के लिए अधिक स्वशासन तथा राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए कार्य किया। ये क्या हुआ था, पराधीन भारत के समय बना था और यह एक राजनीतिक दल था। इसने क्या किया, इसने भारतीयों के लिए अधिक स्वशासन तथा राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए काम किया। अधिक स्वशासन तथा राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए कार्य किया। तो इस प्रकार से हमने स्वराज पार्टी के बारे में लिखा। अब हम पढ़ते हैं जबलपुर झंडा सत्याग्रह। जबलपुर झंडा सत्याग्रह चूँकि हमारे मध्य प्रदेश में हुआ है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जबलपुर झंडा सत्याग्रह कब हुआ था, सबसे पहले ये ध्यान रखना है आपको, 1929 में हुआ था। अब जबलपुर है तो जबलपुर से ही हुआ होगा। तो 1923 में कांग्रेस कमेटी द्वारा जबलपुर नगर पालिका में झंडा फहराया गया। किसकी द्वारा, कांग्रेस कमेटी द्वारा। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, पंडित सुंदरलाल शर्मा थे। 1923 में कांग्रेस कमेटी द्वारा जबलपुर नगर पालिका में झंडा फहराया गया। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, याद रखिएगा कि जबलपुर झंडा सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता थे पंडित सुंदरलाल शर्मा। इसी कारण इनको 6 महीने का कारावास भी दे दिया था। पंडित सुंदरलाल शर्मा को जबलपुर सत्याग्रह के जो झंडा सत्याग्रह हुआ था उसी के कारण 6 माह का कारावास दे दिया था। कानून ने इस सत्याग्रह को अखिल भारतीय स्तर पर मनाने का निश्चय किया। कांग्रेस ने इसको क्या कहा, कांग्रेस ने कहा कि अब हम इस सत्याग्रह को अखिल भारतीय स्तर पर मनाएंगे। जबलपुर से फिर 13 अप्रैल 1923 को यह नागपुर में झंडा सत्याग्रह शुरू किया गया। इसके बाद कहाँ गया, नागपुर में गया। जबलपुर में करमवीर और श्री शारदा कानपुर की प्रभा और प्रताप सागर के प्रकाश जैसी पत्र पत्रिकाओं द्वारा झंडा सत्याग्रह की भावना को जन जन तक पहुंचाया। फिर क्या हुआ, जब ये झंडा सत्याग्रह को नागपुर पहुंचा दिया गया, इसको अखिल भारतीय स्तर पर देने का निश्चय किया गया। फिर अलग अलग पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से इसकी भावनाओं को जन जन तक पहुंचाया। जैसे कि जबलपुर में करमवीर जो कि माखनलाल चतुर्वेदी की है, प्रताप, सागर के प्रकाश, श्री शारदा, ये इन पत्र पत्रिकाओं द्वारा जन जन तक इस भावना को पहुँचाया। इस सत्याग्रह से भारतीयों के हृदय में झंडे के प्रति राष्ट्र प्रेम सम्मान का भाव जागृत हुआ, जो आज तक भारतीयों के हृदय में दिखाई देता है झंडे के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1842 का बुंदेला विद्रोह पे लिखो। बुंदेला विद्रोह 1842 मतलब बुंदेला द्वारा हुआ था। हम इसको किस तरीके से फ्रेम करेंगे वो देखते हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध पहली क्रांति कब हुई थी? 1857 में हुई थी, लेकिन इससे पहले 1842 में एक विद्रोह बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ था, जिसको हम बुंदेला विद्रोह कहते हैं। इसका क्षेत्र कहाँ था? बुंदेलखंड और नर्मदा सागर अंचल क्षेत्र हो गया। विद्रोह किसके द्वारा हुआ था? किस शासकों द्वारा? बुंदेला राजपूत, गोंड तथा लोधी राजाओं और जमींदारों द्वारा हुआ था। नायक कौन थे? हीरापुर के राजा हृदय शाह। हृदय शाह आपको याद हो तो ये क्वेश्चन अभी प्रीलिम्स में पूछा था कि हीरापुर के राजा कौन थे। जैतपुर के राजा परीक्षित, सागर के मधुकर शाह, बुंदेला आदि ये नायक थे। कौन थे? हीरापुर के राजा हृदय शाह, जैतपुर के राजा परीक्षित। ये पूछ सकते हैं परीक्षित कहाँ के थे, तो कहाँ के थे? जैतपुर के थे। और मधुकर शाह बुंदेला कहाँ के थे? सागर के थे। तो हमने क्या लिखा? बुंदेला विद्रोह का क्षेत्र, विद्रोह, नायक। कारण क्या था? अंग्रेजों की वही शोषण और अत्याचारी नीतियाँ, रजवाड़ों में उनके प्रति रोष। घटना क्या थी? सैकड़ों ब्रिटिश अधिकारियों को बुंदेला विद्रोह में क्या किया? सैकड़ों बुंदेला जो अंग्रेज अधिकारी थे उनको मार दिया गया और उनकी छवि का वास्तविक स्वरूप जनता में उजागर किया। बुंदेला विद्रोह में क्या हुआ? सैकड़ों ब्रिटिश अधिकारियों को मार दिया गया और उनकी छवि का वास्तविक स्वरूप जनता में उजागर किया। परिणाम क्या हुआ? इस विद्रोह ने अंग्रेजी हुकूमत को हिला दिया था, अंग्रेजों में भय पैदा कर दिया था, जिससे लेकिन अंग्रेजों ने बाद में उसे दबा दिया, लेकिन तत्कालीन स्थिति पर उन अंग्रेजों को एकदम डर पैदा हो गया था कि इतने सब लोग एक साथ हो गए। परंतु इस विद्रोह ने 1857 की पृष्ठभूमि का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1842 के बाद जो 1857 का विद्रोह हुआ था, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ ये सभी चीज़ें, छोटे छोटे विद्रोह जो थे वो एक बड़े विद्रोह का कारण बन चुके थे। तो इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन लिखा। इसके अलावा फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन और है तो मैं वो नेक्स्ट वीडियो लाके आपको ये कवर करवा दूंगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तब तक आप, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, तो आप वहाँ से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। प्रीलिम्स और मेंस की अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।